प्रमोशन उसे और इम्प्रूव हो तो वो और अच्छे से परफॉर्मेंस करे। देन इस चीज़ से हमारा ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के कंपोनेंट, फर्स्ट पहले सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो हम पहला आता है कंपोनेंट में, जो स्टाफिंग का सबसे मेजर कंपोनेंट है वो है हमारा रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट किस तरीके से की जाती है? पहले सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, हमारे 2 टाइप्स के सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। पहला इंटरनल सोर्सेज, देन सेकंड एक्सटर्नल सोर्सेज। पहले हम इंटरनल सोर्सेज को देखते हैं। इंटरनल सोर्सेज में हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय के और रिक्रूट नहीं करते, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉय की रिक्रूट करते हैं। देन पहला प्रमोशन, देन सेकंड ट्रांसफ़र। प्रमोशन के अंदर हमारा जो क्लर्क है, क्लर्क को हम पीओ लेवल पे पहुंचा देते हैं। जो पीओ पे है उसको एसओ बना देते हैं, उसे और ऊंची रैंक पे दे देते हैं। तो मतलब एक पोस्ट से ऊंची पोस्ट पे प्रमोशन करना। देन सेकंड ट्रांसफ़र, कि हमारे ही ब्रांच का कोई दूसरा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है पर उसके पास ज़्यादा है, तो वो हमारी ब्रांच में उसका ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इंटरनल सोर्सेज मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से रिक्रूटमेंट करना, दिस इज इंटरनल सोर्सेज। देन सेकंड आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आता है हमारा कैजुअल रिजेप्शन। कैजुअल में क्या करते हैं? हम कंपनी में जाते हैं, उधर सीवी भी दे देते हैं। सीवी हमारा कंपनी को अभी नीड नहीं है, लेकिन जब कंपनी को नीड होगी तो हमारा सीवी निकालेगी, चेक करेगी। अगर उसे हमारा सीवी पसंद आएगा, हमारी क्वालिफिकेशन पसंद आएगी तो वो हमें कॉल करेगी। तो हम इस तरीके से उस कंपनी में रिक्रूट हो सकते हैं। देन सेकंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है? जिसमें हमारा कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसमें हमें डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है। जी किस पोस्ट पे होता है? ये बहुत ही लोअर पोस्ट पे लिया जाता है, जैसे स्लीपर, पियोन, इन पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। थर्ड आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मीन्स हमें ये जितने भी हमारे डाटा होते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के, कि कितने लोग अनएम्प्लॉय हैं, कितने लोग हैं, ये सब एक गवर्नमेंट की साइट पे होता है। वहाँ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नीड है, कितने एम्प्लॉय हमें चाहिए, तो वहाँ से डाटा चेक करती है, जितने नीड है वहाँ से कॉन्टैक्ट करके वो एम्प्लॉय अरेंज करती है। फोर्थ आता है हमारा मीडिया एडवर्टाइजमेंट। मीडिया एडवर्टाइजिंग करके हम टीवी पे दे सकते हैं ऐड कि हमें एम्प्लॉय चाहिए, न्यूज़पेपर में निकलवा सकते हैं, नेट पे दे सकते हैं, साइट्स पे दे सकते हैं कि हमें एम्प्लॉय चाहिए। इसके थ्रू क्या होती है? रिक्रूटमेंट होती है। तो वो क्या कहलाती है? मीडिया एडवर्टाइजिंग। देन फिफ्थ कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट मीन्स जैसे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईआईटी, बीटेक, इसके थ्रू जितने भी इंजीनियर लिए जाते हैं, बीटेक, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वहाँ से एक कंपनी आती है, वो वहाँ से इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद जिसका सिलेक्शन करती है वो क्या कहता है? कैंपस के अंदर रिक्रूटमेंट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। 6 आता है हमारा प्लेसमेंट एजेंसियाँ। प्लेसमेंट एजेंसियाँ क्या करती हैं? जहाँ से हम प्लेसमेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्लेसमेंट एजेंसियाँ। 7 लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम लेबर को प्रोवाइड करा सकते हैं, हमें लेबर चाहिए तो। वेब पब्लिशिंग, नेट के थ्रू हम एडवर्टाइज दे सकते हैं, एडवर्टाइज दे के हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फैक्ट्री गेट डायरेक्ट हमारी फैक्ट्री के गेट के बाहर लगा देते हैं कि हमें अपने एम्प्लॉय की नीड है, इस एम्प्लॉय की नीड है, तो हमसे कांटेक्ट करें और हमारे पास हम ज्वाइन करें। देन लास्ट आता है टीवी एडवर्टाइजमेंट। हम टीवी पे एडवर्टाइज करके रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज की एडवांटेज क्या क्या हैं? इट इज इकोनॉमिकल। जो इंटरनल सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या डिफरेंस है? पहला, इंटरनल सोर्सेज के हम मेरिट्स देखते हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम रिक्रूट कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिकल है, हमारा कोई एक्सपेंसेज नहीं हो रहा, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कोई पर्सन आ रहा है जिसे पूरी वर्क की नॉलेज है। क्योंकि अगर बाहर से पर्सन रिक्रूट करेंगे तो उसे नॉलेज नहीं होगी वर्क की, और वो
स्टार्टिंग में ठीक तरीके से वर्क भी नहीं कर पाएगा, उसे हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट करना पड़ेगा उसका, तभी वो ठीक तरीके से वर्क कर पाएगा। और फिर भी इतने तरीके से नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पर्सन बहुत सालों से लग रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इट्स इकोनॉमिकल। सेकंड, इट्स मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं क्योंकि इन्हें सब कुछ सारी चीज़ें पहले से नॉलेज होती है, क्योंकि इसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन में इनका वापस से प्रमोशन हो गया, वापस से या फिर ट्रांसफ़र हो गया, तो इन्हें पूरे वर्क की नॉलेज है, तो ये अच्छे से वर्क करेंगे। इससे हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। और हमें ट्रेनिंग के लिए तो एक्सपेंसेस करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग को ट्रेनिंग देने की नीड नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही एफिशिएंट होते हैं इस वर्क के अंदर। अब किसी चीज़ की मेरिट्स हैं तो उसके डिमेरिट्स भी होंगे। देन फर्स्ट डिमेरिट्स, नो फ्रेश और न्यू आइडिया। बिकॉज जब हम एक ही जगह काम करते हैं, एक ही बिजनेस में काम करते हैं, तो उन्हें न्यू आइडियाज़ नहीं होते, तो उनके पास कोई न्यू आइडिया नहीं होंगे। अगर अगर हम बाहर से रिक्रूटमेंट करेंगे, कोई न्यू यूथ की अगर उस पर रिक्रूटमेंट होगी, तो उसके अंदर फ्रेश टैलेंट होगा, उसके अंदर न्यू आइडिया भी होंगे, क्रिएटिव आइडिया होंगे। क्या पता उन क्रिएटिव आइडिया से हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। एंड सेकंड, देयर विल बी लिमिटेड चॉइस। बिकॉज अगर हम बाहर से रिक्रूटमेंट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसें होंगी सिलेक्शन करने की, बहुत सारे हमारे पास टैलेंट होंगे, फ्रेश टैलेंट होंगे, आइडियाज होंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास लिमिटेड चॉइस हो जाती हैं, जिसमें हम लिमिटेड चॉइस होती हैं, तो हमारे पास लिमिटेड आइडिया होते हैं। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होते। बिकॉज अगर पुराना ऑर्गेनाइजेशन है तब तो उसके अंदर क्लर्क की पोस्ट भी होगी, पीओ की पोस्ट भी होगी, उसमें पहले से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, सेल्स मैनेजर का अलग है, परचेज मैनेजर का अलग है, तो वो लोग आपस में ट्रांसफ़र या फिर प्रमोशन कर लेंगे। बट एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कोई भी कंपनी अपने को कैसे प्रमोशन करेगी, कैसे ट्रांसफ़र करेगी, बिकॉज ये हो ही नहीं सकता। अगर वो 4-5 साल पुरानी होती है तो ही वो इंटरनल सोर्सेज का यूज कर सकती है। देन सेकंड आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज, मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। देन सबसे पहला फ्रेश टैलेंट। बिकॉज जब भी हम बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं हमारे पास फ्रेश टैलेंट आता है, उसके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया होते हैं, क्रिएटिव आइडिया होते हैं, जिससे हमारे बिजनेस और अच्छे से ग्रोथ करे। सेकंड, हमारे पास वाइडर चॉइस, हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है फ्रेश टैलेंट को लेने के लिए। जैसे हमने बताया था रिक्रूटमेंट में बहुत सारे पर्सन रिक्रूट करेंगे, तभी हम अच्छे टैलेंट को चूज करते हैं। थर्ड, क्वालिफाई पर्सनल। उसके अंदर वो क्वालिफाई किया होगा तो उसके अंदर वो हर चीज़ में परफेक्ट होगा, क्योंकि उसकी मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, उसकी सब तरीके के टेस्ट होते हैं, तो मीन्स वो हर कंडीशन में अपने आप को प्रिपेयर करके चलता है। फोर्थ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। जो बंदा न्यू बाहर से आ रहा है, अपने एग्जाम पास करके आ रहा है, तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज का बहुत अच्छे से होगी, लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज होगी। फोर्थ, अब फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारा डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किसी चीज़ के एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं। देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के डिमेरिट्स, द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज डाउन और लेंदी प्रोसेस। बिकॉज जब हम बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके लिए हमारा बहुत लेंदी प्रोसेस होता है और हमारी एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है हमारे लिए। पहले हम डाटा लेंगे कि हमें कितने एम्प्लॉय की नीड है, फिर हम उसकी रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट में हमारे पास कितने फॉर्म आते हैं, उसके बाद हमारे पास सीट वैकेंट कम होती हैं, तो उसके थ्रू हमें कितना लेंदी प्रोसेस होता है, फिर सिलेक्शन होगा, कितना टाइम लगता है। तो एक तो ये लेंदी प्रोसेस होता है, एक बाहर के नए एम्प्लॉय होते हैं, फ्रेश टैलेंट होता है, तो उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती बिजनेस के थ्रू, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग का अलग से कॉस्ट, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। सेकंड टॉपिक आता है हमारा सलेक्शन द प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग बेस्ट पर्सन आउट ऑफ ए नंबर और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर ए जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक राइट बंदे को जॉब के अंदर सिलेक्शन देते हैं।
द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, हम एक ऐसे बंदे का सिलेक्शन करते हैं जो राइट जॉब एंड राइट पर्सन, राइट जॉब के लिए राइट पर्सन हो। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर ए जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक राइट पर्सन हो। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग बेस्ट पर्सन, क्योंकि हमें हमारे जॉब के लिए बेस्ट पर्सन चाहिए तो हम बेस्ट पर्सन चूज करेंगे। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर ए जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या है। फर्स्टली प्राइमरी स्क्रीनिंग, अनक्वालिफाई द मिस फीचर ऑन इंफॉर्मेशन, जो हमारे सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, प्राइमरी स्क्रीनिंग, अनक्वालिफाई एंड मिसफिट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। जो प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है उसके थ्रू हम अनक्वालिफाई कैंडिडेट एंड मिसफिट कैंडिडेट को बाहर कर देते हैं। देन सेकंड होता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट हो सकता है या फिर कॉमन टेस्ट होता है। पहला रिटन टेस्ट होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा कॉमन टेस्ट जो सबको होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसमें हमारी कैंडिडेट की इंटेलिजेंस देखी जाती है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। एप्टीट्यूड कि उसकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है। पर्सनालिटी टेस्ट होता है। देन फोर्थ ट्रेड टेस्ट मीन जिस फील्ड में ले रखे हैं उसे कितनी नॉलेज है। ट्रेड टेस्ट हर फील्ड का अलग अलग होगा। फिफ्थ इंटरेस्ट टेस्ट, जिस फील्ड में उस बंदे का इंटरेस्ट है वो टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जब कैंडिडेट ये टेस्ट सारे क्वालिफाई कर लेता है तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जॉब के लिए रिक्रूटमेंट हुआ, रिक्रूटमेंट पहले उसमें रिक्रूटमेंट हुई, एम्प्लॉय ने, हम लोगों ने उसमें रिक्रूट किया। फर्स्ट हम लोगों का सिलेक्शन हुआ तो हम लोगों को किस चीज़ के लिए बुलाया, इंटरव्यू के लिए। देन थर्ड, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। जब कैंडिडेट का इंटरव्यू हो जाता है, उसका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाता है तो उसका बैकग्राउंड और उसकी रेफरेंस चेक की जाती है कैंडिडेट का। देन सिलेक्शन डिसीजन, जब उसके जो रेफरेंस है उसका बैकग्राउंड में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ये देखा जाता है कि इसके बैकग्राउंड में कोई ये क्रिमिनल तो नहीं है, कुछ क्राइम का केस वेस तो नहीं है। अगर केस वेस नहीं होते कुछ भी ऐसी चीज़ तो उसका सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाता है। द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस, जब कैंडिडेट इंटरव्यू और टेस्ट में पास हो जाता है, रेफरेंस में पास हो जाता है तो उसका सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाता है। चेक आर इंक्लूड इन द सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन डिसीजन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। उसकी मेडिकल टेस्ट किया जाता है कि वो पूरी तरीके से फिट है या फिर अनफिट है। देन जब वो मेडिकल रिपोर्ट में फिट आता है तो उसे जॉब ऑफर की जाती है और वो जॉब ऑफर इज एक्सेप्टिंग। फिर जो कैंडिडेट होता है हमारा जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमारा एम्प्लॉय हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Training means equipping the employee with the required skill to perform the job. The candidates are sent for training so they can perform the job in the expected manner. ट्रेनिंग का मीन्स होता है कि हमने कोई न्यू बंदा हमने रिक्रूट किया है तो उसे वर्क के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज में अगर रिक्रूट हुआ है तो उसे हमें ट्रेनिंग देनी होगी वर्क की, कि वर्क ऐसा करना है, ऐसा वर्क करना है, ताकि वो अच्छे से वर्क करे। अच्छे से वर्क करेगा तो जैसा हम चाहते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। एग्जाम्पल, इफ़ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग। हमने एक अकाउंटेंट को एक न्यू सॉफ्टवेयर सीखने के लिए भेजा अकाउंटिंग के अंदर। टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट मोर फास्ट एंड एक्यूरेट, ताकि वो
उस सॉफ्टवेयर को यूज करना सीखे, यूज करके आए ट्रेनिंग के अंदर, तो हमारी जो कैलकुलेशन है उसको एक्यूरेट कैलकुलेट करे। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। जब उसे कुछ चीज़ सीखने के लिए भेजा जाता है ताकि वो वर्क अच्छे से हो, तो ये क्या कहलाता है? ट्रेनिंग। एंड वेयर एज इफ ही सेंट फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव हिज मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल स्किल्स, देन इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जब वो ओवरऑल चीज़ें सीख के आता है, मतलब कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट भी क्लियर करके आएगा, स्किल भी डेवलप करेगा, अपने ओरिएंटेशन भी देगा, प्रोग्राम भी देगा, जब उसकी ओवरऑल ट्रेनिंग होती है तो वो क्या कहलाता है? एक डेवलपमेंट, क्योंकि वो उसका खुद का भी डेवलप होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की नीड क्यों होती है? फर्स्टली रिड्यूस लर्निंग टाइम। जब हम ट्रेनिंग हम किसी रिक्रूटमेंट को देते हैं, जो हमारे रिक्रूट हुआ है हमारी जॉब के अंदर, उसको देते हैं, तो वो लर्निंग टाइम जो वो सीखने में टाइम लगाता है उसमें रिड्यूस होगा। बेटर परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग के बाद जो भी रिक्रूटमेंट से पर्सन आया है, हमारे एम्प्लॉय आया है, वो परफॉर्मेंस उसकी कैसी होगी? बेटर परफॉर्मेंस होगी, ताकि हमारे बिजनेस की ग्रोथ क्या होगी? हमारी इंक्रीज होगी। एटीट्यूड फॉर्मेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि जब किसी पर्सन को ट्रेनिंग मिल जाएगी, किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो वर्क एक कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। कॉन्फिडेंस के साथ करेगा तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, उसे पता होगा कि मैं गलत नहीं कर रहा। अदरवाइज विदाउट ट्रेनिंग उसे हर काम करते हुए हेजिटेशन होगी कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, मेरे जो एम्प्लॉय पहले से हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसके अंदर एक हेजिटेशन सी होगी। ट्रेनिंग के बाद उसकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। फोर्थ, मैनेजिंग मैन पावर नीड। हमें जो मैनेजिंग मैन पावर नीड है उसकी नीड होती है ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग के अंदर सब चीज़ की उसे अपनी ग्रोथ का पता चलता है। हेल्प्स टू अडोप्ट चेंज, ट्रेनिंग हेल्प्स। नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट होते हैं? बेटर कैरियर ऑप्शन। ट्रेनिंग के बाद उसे ट्रेनिंग मिल जाती है तो उससे उसके जो कैरियर है उसको एक अलग से दिशा मिलती है। बेटर कैरियर ऑप्शन, उसके कैरियर ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं। अर्निंग मोर, वो अर्निंग अच्छे से कर सकता है, उसकी इनकम सैलरी बढ़ेगी। बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप होगा। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में क्या क्या डिफरेंस है? फर्स्टली, ट्रेनिंग इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग होती है जो नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करती है। इट इज़ एनेबल द एम्प्लॉयज टू द जॉब बेटर। ये एम्प्लॉय को बेटर बनाती है जॉब के लिए, ताकि वो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। इट इज़ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? एक जॉब पे ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट डेवलपमेंट इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। जो ट्रेनिंग होती है वो ओनली नॉलेज एंड स्किल पे होती है, और जो प्रोसेस होता है वो हमारा ओवरऑल ग्रोथ होता है, ओवरऑल लर्निंग एंड ग्रोथ पे। ट्रेनिंग इट इज़ एनेबलिंग द एम्प्लॉयज टू द जॉब बेटर। वो जॉब बेटर के लिए बनाती है, ये एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ करती है। वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है और डेवलपमेंट कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर टू टाइप्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फर्स्टली, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब एम्प्लॉय अपनी जॉब पे रहते हुए ट्रेनिंग करता है, व्हेन द एम्प्लॉय ट्रेंड वाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, देन इट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड्स द एम्प्लॉय लर्न बाय डूइंग। जब वर्क के साथ साथ वो ट्रेनिंग ले रहा है, दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स। मतलब ये टेक्निकल जॉब्स के लिए ये मेथड सुटेबल करता है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज डैट इन रिजल्ट इन वेस्ट एज ऑफ सोर्स। ये प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे बिजनेस में ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड ज़्यादा सुटेबल है। इसका जो बिग डिसएडवांटेज है वो ये है, ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स में ये हम यूज कर सकते हैं और में नहीं कर सकते। और इसमें जो हमारे सोर्स हैं, क्योंकि अगर पर्सन इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जहाँ पे इसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के वर्क के साथ साथ ट्रेनिंग होती है, अगर हमारे महंगे इक्विपमेंट है तो उनका लॉस होने का हमें ज़्यादा डर रहता है कि हमें ज़्यादा लॉस ना हो जाए, हमारे इक्विपमेंट को लॉस ना हो जाए, इक्विपमेंट टूट ना जाए। सेकंड आता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इट्स मीन ट्रेनिंग द जॉब एम्प्लॉय बाय टेकिंग दैम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजिशन, विच मीन्स आर गिविंग ए ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग।
मीन्स हमें हमारे जॉब से 1 मंथ 2 मंथ इतने मंथ का ब्रेक देना पड़ेगा या फिर 21 डेज का ब्रेक देना पड़ेगा और हमें ट्रेनिंग लेने के लिए किसी दूसरे प्लेस जाना पड़ेगा ब्रेक दे के। दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब हमें जॉब से छुट्टी पे हैं तो हमें ट्रेनिंग दी जाएगी उस बीच में, उस ब्रेक के बीच में। अब ऑन द जॉब मेथड फर्स्ट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ए मास्टर वर्क ऑफ ट्रेनर, ए प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है मैंने बताया था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्क के साथ साथ करते करते हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन। देन सेकंड इंटर्नशिप, ए एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड द corporate sector so they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institute। इंटर्नशिप के थ्रू क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूट से हम एक एग्रीमेंट होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेट सेक्टर के बीच में, जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट उन्हें प्रोफेशनल नॉलेज प्रोवाइड कराता है। थर्ड इंक्लूड इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स हमें जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में उसकी बेसिक नॉलेज दी जाती है इंडक्शन ट्रेनिंग के, कि ये आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग है, इंडक्शन में कि ये मेन सोर्स है, यहाँ ये वर्क करना है। बारीकी से बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है हल्के हल्के में। देन सेकंड ऑफ द जॉब्स मेथड्स में क्या होता है, हमें ट्रेनिंग बाहर जाके दी जाती है, हमें एक ब्रेक दिया जाता है। वैसे ट्यूबल स्कूल डुप्लीकेट्स मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर रियल मॉडल्स यूज नहीं किए जाते, एक डमी बना दी जाती है, एक डमी के थ्रू हमें समझाया जाता है। जैसे यू वॉच मूवी आंखें में वो लोग एक बैंक का डमी बना देते हैं और बैंक चोरी करने के लिए, ताकि पहले लॉस ना हो उस इक्विपमेंट का, तो उस इक्विपमेंट की क्या की जाती है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए उसका मॉडल या फिर डमी तैयार किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड योर चैप्टर इज क्लोज एंड थैंक्स बच्चों देखने के लिए।